हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुवाइंस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट 2015 सितंबर का पेपर। तो इसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से हम क्या करेंगे, ओनली सीडीपी को आज हम पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, तो सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस हैं उनके आप सभी को आंसर करते जाने हैं। मैं भी आपको बताते जाऊंगा। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके सामने लाऊं, आपको आंसर करना है सभी को, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताते जाऊंगा। चलिए, तो जितने लोग भी नए जुड़ते जा रहे हैं चैनल से, एजुवाइंस से पहली बार जो लोग जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि क्लास अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन साथियों हमारा आ चुका है आपके सामने। दैट इज़ द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम। शैशवा काल की अवधि कब तक होती है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, या फिर 2 से 3 वर्ष तक। ठीक है, तो इसका आंसर सभी लोग बताइए क्या होना चाहिए दोस्तों। जन्म से 1 वर्ष हो सकता है क्या? जन्म से 2 वर्ष, 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका कुछ लोग गलत कर देते हैं। चलिए, तो इसका दोस्तों बिल्कुल हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, तो बी शुड बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस स्टेज में है? तो आप जानते ही हैं जीन पियाजे के बारे में अच्छे से कि इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब जिनमें से पूछा गया 2 से 7 वर्ष वाली अवस्था कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे पहली दोस्तों होती है कौन सी? संवेदी गतिक, जो कि 0 से 2 होती है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से 7। सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। वेरी गुड दोस्तों। ठीक है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरी आती है मूर्त, और लास्ट जो होती है औपचारिक। ठीक है, सो अपना करेक्ट आंसर जो है पहला हो जाएगा। चलिए, थर्ड का बताइए सभी लोग। विकास किस से किसकी ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और इज इट साधारण से आसान की ओर। तो आप लोगों ने कुछ ऑप्शन तो बिल्कुल डिसाइड कर लिए होंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि जटिल से कठिन की ओर कैसे हो सकता है भाई? थोड़ा अपोजिट तो कुछ मिलना चाहिए। साधारण से आसान की ओर, ये तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। सो बी और फोर तो हो ही नहीं सकता। जिसने कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता इस क्वेश्चन के बारे में, सीडीपी को अच्छे से नहीं पढ़ा है जिसने, फिर भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकता। अब इनकी बारी है, इनमें से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। थर्ड का जो है पहला सही हो जाएगा। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक और आ जाता है कि सिर से पैर की ओर होता है कि पैर से सिर की ओर। तो कहाँ से होता है आपको पता है? सिर से पैर की ओर। चलिए, जब वयस्क सहयोग से यानी बड़ों के सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तो भी बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। मतलब अच्छे से वो कर लेते हैं प्रगति। इसे हम क्या कहते हैं? सहयोग देना, समीपस्थ विकास, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। सो विच ऑप्शन डू यू थिंक शुड बी करेक्ट? इंग्लिश में देखें आप इसको, बहुत फ़ायदा है इंग्लिश में देखने से इस क्वेश्चन को। बिकॉज सहयोग देना जो है दोस्तों वो है स्केप फोल्डिंग। अब स्केप फोल्डिंग का आप लोगों ने ज़्यादा नाम सुना होगा, बजाय सहयोग देना बहुत कम मिलता है पेपर में। ठीक है, और यहाँ पर है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हम जेड कहते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? सहयोग देना। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र दोस्तों क्या होता है? जेड बच्चे की क्षमता होती है उसमें। मतलब ये नहीं होता है समीपस्थ में, सिंपल सा ये होता है कि बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है, पोटेंशियल कितना है, ये पता लगाना होता है समीपस्थ में। लेकिन सहयोग देना जो इसके फोल्डिंग होता है उसमें सहयोग देना ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में यही बात हो रही है। दैट इज वाई बी शुड बी करेक्ट। चलिए, 5 का आंसर करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे से ही जोड़ा क्वेश्चन है। चलिए, तो 5 का हमारा, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या है?
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखें आप, वर्तमान स्कीमा में अगर आपने चेंजेस कर लिया है, ठीक है, नई जानकारी को शामिल करने के लिए जो आपने पहले अवधारणा बना रखी थी उसमें अगर आप चेंजेस कर रहे हैं, देन इट विल बी समायोजन। सो आपको ये ध्यान रखना है कि सीटेट ने क्या दिया था, इसका समायोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद दोस्तों आते हैं 6 पर। मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय अधिक है? तो अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत है क्या, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित है, या जीववादी सामाजिकृत, या फिर परिपक्व और अपरिपक्व? चलिए तो 6 का भाई आप सभी लोग आंसर देते जा रहे हैं। 6 का हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? देखिए मध्य बाल्यावस्था की बात है तो भाषा जो है सामाजिकृत उतनी नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता है बच्चा। जब और थोड़ा बड़ा होता है, बाल्यावस्था जब पूरी ख़त्म होती है, फिर और अच्छे से जुड़ जाता है, ठीक है। तो सामाजिकृत के बजाय कैसी होती है? अहम केंद्रित, ठीक है। सो 6 का बी बिल्कुल सही होगा हमारा। चलिए 7 का बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होती है उसके अंतर्गत क्या होता है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, या फिर प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या फिर वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो आपको क्या लग रहा है इनमें से, चारों में से बताइए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नाम ही है इसका बाल केंद्रित, यानी बच्चों के इर्द गिर्द ही शिक्षा चल रही है। बच्चे मेन सेंटर हैं एजुकेशन के, टीचर नहीं हैं। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, मतलब बच्चे करके सीख सकें। चलिए बहुत बेहतरीन आंसर आप लोग दे रहे हैं। 8 का बताइए, कक्षा के एक अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो वही हार्वर्ड गार्डनर का क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ चुका है। बताइए क्या होना चाहिए? इन्होंने जो 8 तरह की बुद्धि बताई हैं उन्हीं में से एक बुद्धि है। चलिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। थर्ड विल बी करेक्ट आंसर, जो कि आप सभी ने सही दिया है, संगीतमय बुद्धि। चलिए अब 9 का बताइए, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? वो टीचर जो है ना, वो नीतिपरक है, या फिर लिंग पक्षपात कर रहा है, शिक्षाप्रद है, या फिर अच्छे दृष्टिकोण वाला है? तो ये इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन जो है जेंडर वाला जरूर आता है हर पेपर में, और 2019 में तो क्या आए थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ चुके थे जेंडर वाले। चलिए तो 9 का आप लोग आंसर देते जा रहे हैं, बिल्कुल सही होना चाहिए, लिंग जेंडर पक्षपाती, क्योंकि वो टीचर जो है ना वो कमज़ोर बता रहा है लड़कियों को। पर अगर आप देखें अपने एजुवाइंस चैनल पर जितने भी हमारे कमेंट होते हैं, तो उसमें देखें कि लड़कियां भी कम नहीं हैं आंसर देने में, उनके भी सही होते हैं, लड़के भी कम नहीं हैं, ठीक है, दोनों बराबर हैं। चलिए समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसको किसके अनुरूप बदलना है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक जो हमें 10 क्वेश्चन मिले उनमें से अभी तक कह सकते हैं हम ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, और इसको काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। चलिए तो 10 का आंसर बहुत ही अच्छे से दोस्तों सोच समझ के आंसर करें। तो 10 का दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा, देखिए समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें सिस्टम को बदलना है, किसके अनुरूप? बच्चे के, क्योंकि एनसीएफ 2005 भाई साहब ने क्या कहा है कि बच्चे को केंद्रित होकर शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो चाइल्ड जो है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जाएगी, दैट इज वाई बच्चे के अनुरूप बदलना है। अगर बच्चे को एक विधि समझ नहीं आ रही है तो टीचर को दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब बच्चों से कह दिया नहीं आप तो इसी तरह से समझो, ठीक है। तो बच्चे की जो नीड है उसको पूरा करना पड़ेगा, दैट इज वाई बी शुड बी करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 11th। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है?
बहुत ही शानदार दोस्तों क्वेश्चन ये भी है। तो ये पेपर जो है आपको बता दूं एक बार फिर से कि पेपर जो है दोस्तों हमारा सीटेट 2015 सितंबर पेपर 1। तो पहला पेपर हो रहा है, ना कि पेपर 2। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, इसीलिए मैंने सोचा आपको कराऊं इसको, आपको मज़ा आएगा इसमें। चलिए, तो 11 का आंसर आप लोग देते जा रहे हैं। देखिए, टीचर की भूमिका पूछी गई है। अब देखना, पियाजे ने ये सब कुछ बातें कही हैं कि बच्चे में ज्ञान की रचना करने यानी निर्माण करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। मतलब बच्चे जो है ना, सक्रिय अन्वेषक होते हैं इस दुनिया में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होता है सुगम करता। यानी टीचर को तो एक उनका रास्ता सुगम बनाना है बच्चों का, जहाँ बीच में ज़रूरत पड़ रही है हेल्प की, गाइडेंस की, वो करना है। बाकी बच्चे खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो फैसिलिटेटर आजकल ये नया वर्ड अच्छा चल रहा है टीचर्स के लिए। तो फैसिलिटेटर कहा जाता है आजकल टीचरों को, सुगम करता। चलिए, बहुत शानदार दोस्तों, आप लोग अच्छे आंसर देते जाएं ऐसे ही। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो गिफ्टेड बच्चों की कौन सी क्वालिटी नहीं है? पहला ऑप्शन, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं कर सकें अगर बच्चे, तो क्या ये नहीं होगी? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं, या फिर चौथा? चलिए, तो 12 नंबर पर दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं और 12 का आप लोग आंसर दे रहे हैं। इसका हमारा करेक्ट बिल्कुल क्या होना चाहिए? जो आप लोगों ने दिया है वही करेक्ट है, दैट इज थर्ड। तो निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं, सी शुड बी करेक्ट। चलिए, क्योंकि निम्न लिख गया है ना, हमें नेगेटिव ही पूछा गया है। चलिए, 13 पर कोहलबर्ग भी आ गए हैं। अभी तक जीन पियाजे, वाइगोत्स्की चल रहे थे। अब कोहलबर्ग ने कहा हमें भी लाओ भाई। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, दोस्तों ये जो पूर्व परंपरागत है ना, ये सबसे पहली स्टेज है इनकी। चलिए, तो इसके अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अगर वो कोई नैतिक निर्णय लेना है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, या ये गलत है या सही होगा मेरे लिए, चलिए बताइए बिल्कुल सभी लोग। तो 13 का दोस्तों हमारा देखिए, जब भी पूर्व परंपरागत की अगर बात आती है तो ये सब कुछ क्या होता है? दंड पर अंतर्निहित संभावित दंड की बात सोचता है। जैसे उसे डर लगा रहता है कि भाई टीचर से पिटाई होगी तो होमवर्क कर लेना चाहिए मुझे, या फिर मम्मी भी डांटेंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ दंड से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, आप सभी ने बिल्कुल सही दिया होगा इसका आंसर 13 का पहला। चलिए, 14 पर गाड़ी आ चुकी है हमारी। देखिए, शिक्षार्थियों, अधिगमकर्ता, इन सब के एक ही नाम है, तो आपको कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि अधिगमकर्ता क्या होता है यार। तो अधिगम मतलब होता है सीखना, और कर्ता मतलब हो गया जो सीखने वाला है। ठीक है, इनको बच्चे भी कह सकते हैं। तो बच्चों की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में टीचर को क्या चाहिए? चलिए, 14 का आंसर जो है हमारा बिल्कुल दोस्तों क्या होना चाहिए, सभी लोग देते जाएं। तो 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, क्योंकि विभिन्न व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं उनके अंदर, इंडिविजुअल, जो यहाँ पर क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड, तो टीचर को प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग नीड्स होती हैं। ठीक है, तो 14 का जो है पहला सही हो जाएगा हमारा। चलिए भाई, 15 का आंसर करें सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो ये तो बाल विकास ही पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसी से पूछ लिया है कि इसका कौन सा सिद्धांत नहीं है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ लोगों को इसमें पता ही नहीं चल पाता है, कुछ लोगों को लगता है कि इसका तो भाई कोई गलत ही नहीं दिख रहा है, इसमें सब सही है। चलिए, तो देखते हैं आप लोग पता कर पाते हैं या नहीं इसका। बिल्कुल दोस्तों, 15 का जो है हमारा करेक्ट आंसर जो है क्या होना चाहिए, दैट विल बी
फोर्थ, सभी विकास तथा अधगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और बाकी जो लिखे हैं हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, बिल्कुल 100% सही लिखे हैं। चलिए 16 पर आ चुके हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो आकलन करने का सबसे बेस्ट पॉसिबल वे कौन सा हो सकता है? चलिए 16 का आंसर, तो आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है आप लोगों को पता चल गया होगा, इसमें ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि लिमिट नहीं रखने हैं आपको आकलन की। आकलन तो ऐसी चीज़ है ना कि शिक्षण अधिगम में एक अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है क्या होना चाहिए? हमारा बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 के बाद दोस्तों 17 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी, सामवेगिक, अहमवादी। तो सामवेगिक चिंतन जो है ना दोस्तों, हो सकता है आपने इसको ज़्यादा ना सुना हो। तो एक तो देखिए अपना चलता है आईक्यू, बुद्धि लब्धि हम जिसको बोलते हैं। अब लेकिन महत्व दिया जाता है सामवेगिक चिंतन को। सामवेगिक चिंतन जो होता है ना दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट बोल देते हैं हम इसको। तो ये भी एक तरह की बुद्धि है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। जैसे कोई इंटरव्यू देने जाता है तो भले ही किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, किसी का आईक्यू बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसे अगर जो उसके इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे अगर उससे अच्छे से बात नहीं करते बनती है, ठीक है, अच्छे से बिहेव नहीं करता है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो उसके अंदर सामवेगिक बुद्धि नहीं होगी। ठीक है, ये तो मैंने सामवेगिक बुद्धि का बताया, लेकिन इसका आंसर ये वाला नहीं होगा। चलिए 17 का हमारा बिल्कुल आप लोगों ने जो दिया है वही होगा, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है ना कि बंधे हुए नहीं सोचते हैं बच्चे, उनको एक अच्छे से बता दिया जाता है, गंभीर रूप से सोचने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो डाइवर्जेंट जो है हमारा अपसारी चिंतन होता है, दैट इज वाई ए बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? तो वाइगोत्स्की की बारी आ चुकी है अब फिर से। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? बताइए भाई, जल्दी से सभी लोग आंसर करें। 18 का विच शुड बी करेक्ट? तो 18 का हमारा दोस्तों बिल्कुल क्या होना चाहिए? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो कितनी अच्छी बात लिखी हो, जहाँ पर भी ये शब्द मिल जाए सामाजिक अंतःक्रिया तो समझ जाएं भाई कि जो है वाइगोत्स्की जी छिपे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है कौन सा है? पहला वाला। चलिए आगे बढ़ें अब। बच्चे क्या हैं? तो क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है, एक शब्द लिखा है बच्चे। तो बच्चों का ही खेल है पूरे बाल विकास में। चलिए 19 का बताते जाएं सभी। क्या पहला हो सकता है दोस्तों, दूसरा, तीसरा, चौथा? चलिए तो 19 का आप लोग आंसर देते जा रहे हैं। हमारा दोस्तों 19 का बिल्कुल सही क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए जिज्ञासु प्राणी होते हैं बच्चे, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो सक्रिय अन्वेषक होते हैं बच्चे, खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। किसने कहा है? पियाजे ने। ठीक है, तो 19 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, तो 20 का भाई आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या पहला हो सकता है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग हैं, क्या ये हो सकता है? या फिर बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। ठीक है,
और फोर्थ है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। ओके, तो 20 का हमारा बिल्कुल दोस्तों सही आंसर होगा दूसरा। ठीक है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोगों ने सही आंसर किया। तो 20 तक आज दोस्तों हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है और 30 तक पूरा फिनिश करके जाएंगे हम। टीचर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी बच्चे अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित महसूस करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आप लोग टीचर बन के जब जाएंगे, मान लीजिए प्राइमरी में जाएंगे, तो आपको क्या करना चाहिए कि बच्चे जो हैं ये सोचें कि भाई टीचर हमको वैल्यू करते हैं, हमारी सुनते हैं, हमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो सकता है दोस्तों? 21 का जो है हमारा बिल्कुल दोस्तों सही आंसर क्या होना चाहिए? जो होगा फोर्थ, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। सो फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर, जो कि आप लोगों ने सही किया है। ठीक है, और कोई नहीं हो सकता। ओके, तो 22 का दोस्तों अब आंसर करना है सभी को। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो ये उनमें किस विभिन्नता के कारण है? मूल्यों में विभिन्नता है क्या? उनकी अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड उनका अलग अलग है, लर्निंग स्टाइल अलग है, या फिर लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, परावर्तकता का स्तर अलग है? तो 22 का दोस्तों क्या आंसर होना चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बोला था आपको कि इंग्लिश में ज़रूर देखें। कुछ क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं बन रहा है, देखिए ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे आपको, क्योंकि हम लोग इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे कि जो 30 में 30 क्वेश्चन आएंगे सीडीपी के, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे जो आप पहली बार पढ़ रहे हों। सब क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी हम प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होगी, कुछ क्वेश्चन में ही ऐसा होता है। बट अगर कोई क्वेश्चन हट के आ भी जाता है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको इंग्लिश भी देखनी है उसकी। ये नहीं देखना है आपको यहाँ पर, आपको देखना है ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे क्योंकि देखिए कितनी बेहतरीन चीज़ लिखी है, उनका लर्निंग स्टाइल अलग है। क्लियर है दोस्तों? सी जो है हमारा सही होना चाहिए, अधगम शैली। तो ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं पहले दोस्तों। दो दो ऑप्शन देखते हैं इसके। भाषिक विभिन्नता बहुत है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया में। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो बहुभाषिक कक्षाएं जो हैं मतलब जिनमें एक से ज़्यादा भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं वो। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन दिया है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। क्या दूसरा हो सकता है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश मिले जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, मतलब फिक्स एक भाषा कर दी जाए। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। तो सी का क्या कोई चांस है? पॉजिटिव अगर होगा तो ये आंसर हो सकता है। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, टीचर को उनकी उपेक्षा करना चाहिए। तो ये तो नेगेटिव मिल गया भाई, उपेक्षा नहीं करनी है। और सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रवेश नहीं देना है जिनकी मातृभाषा वही हो, बल्कि जिनकी अलग भी हो उनको भी मिलेगा, क्योंकि क्लासरूम कैसा है? बहुभाषिक है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप सभी ने सही दिया इसका। चलिए एक और दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या मतलब है? तो आजकल ये कि कंट्रोवर्सी बोली जाती है, इसको हम बोलते हैं नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। मतलब प्रकृति पोषण विवाद जो चल रहा है, इसमें प्रकृति का क्या मतलब है? तो इसका दोस्तों आज आपको एक तरीका बताऊंगा, क्योंकि आपको भी हो सकता है इसमें डाउट होता होगा कि इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में। तो पहला ऑप्शन है हमारे आसपास का वातावरण, जैव की विशिष्टताएं, वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति यानी कि टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ।
तो देखिए इसको दोस्तों आज समझ लीजिए आप लोग। देखिए प्रकृति का जो यहाँ पर मतलब होता है, प्रकृति का मतलब ये है कि जैसे आपका जब जन्म हुआ तो आपके अंदर जो भी गुण मिले आपको अपने माता पिता से, आनुवांशिकी से आपको जो गुण मिले, अपने वंशानुक्रम में आप जो चीज़ें लेकर आए, वो तो देखिए फिक्स है ना चीज़ें, तो उसको हम बोलेंगे वंशानुक्रम, वो होगा आपका प्रकृति। बट पोषण क्या होता है? पोषण को हम इंग्लिश में बोलते हैं नर्चर करना। जैसे जब छोटा बच्चा है तो मान लीजिए जो वो लेके आ गया, जितना दिमाग लेके आ गया वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अब वो किस वातावरण में रह रहा है, कैसे उससे सीख रहा है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका पालन पोषण। और पोषण को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो पोषण अगर दोस्तों पूछा जाए कि पोषण से क्या मतलब है, तो वो हमारा वातावरण होता है। और आप लोग जानते हैं कि दो चीज़ों से विकास सबसे ज़्यादा होता है, किससे? दोनों की अंतःक्रिया से। किससे? हमारे वातावरण से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम से। तो दोनों की अन्योन्य जो क्रिया होती है उससे विकास होता है घटित। किसी एक से भी नहीं हो सकता, लेकिन दोनों की अंतःक्रिया होनी चाहिए। तो उसी का नाम यहाँ पर, या तो आप इसका नाम ऐसा सोच लें कि वंशानुक्रम प्रकृति का नाम है और वातावरण पोषण का नाम है, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा आपको, बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 25 पर दोस्तों आ चुके हैं हम लोग। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। मतलब बच्चे इससे सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं। तो मास मीडिया जो है उसका माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इनमें से कौन सा कथन सबसे बेस्ट है? तो वही पहला ऑप्शन है हमारा कि संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। सामाजिकरण केवल माता पिता के परिवार के द्वारा किया जाता है। क्या सी ऑप्शन हो सकता है या फिर डी? तो इसका देखिए हमारा पॉजिटिव ऑप्शन पूछा है कि कौन सा उपयुक्त कथन है, नहीं वाला नहीं पूछा है। दैट इज वाई सी जो है हमारा बेस्ट होगा। आपको भी सी ही लग रहा होगा इसका, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 का दोस्तों बताएं, बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहे हैं आज आपको। तो ये हमारा सितंबर 2015 का पेपर चल रहा है और इसमें आज हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और होने ही वाले हैं। चलिए तो 26 का बताएं सभी लोग। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो प्रश्न के अंदर ही प्रश्न है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया, नेगेटिव वाला। तो देखें आप, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, इसमें ये जो केवल है ये नेगेटिव मिल गया, यानी इसके चांसेस ज़्यादा हैं आंसर होने के। फिर भी अभी चेक करते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इसमें गलत क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही लिखा है ये तो, ठीक है। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन भाई साहब को चाहिए 26 नंबर को कि हमें तो गलत वाला चाहिए, बहुत नेगेटिव इंसान है 26, ठीक है। तो बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, इसमें भी गलत नहीं है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सो ये भी नहीं होगा, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा सही लिखे हैं 100%। दैट इज वाई 2, 3, 4 कैन नॉट बी अवर आंसर। अपना आंसर होगा बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि सिर्फ कक्षा में नहीं सीखते हैं। अगर सिर्फ कक्षा में सीखते होते तो माता को, यानी बच्चों की माँ को प्रथम गुरु नहीं बोला जाता है, कि नहीं दोस्तों? चलिए 27 का आंसर करें। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो जब आप टीचर बनने वाले हैं, तो आप जब टीचर बन जाएंगे जिस स्कूल में, उसको अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे? तो 27 का दोस्तों आप लोग आंसर देते जा रहे हैं। हमारा जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या? वो हो जाएगा 27 का तीसरा। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। तो आपको सुगमकर्ता की भूमिका निभानी है, वहाँ पर उनकी सहायता करनी है। चलिए 27 का हमारा थर्ड बिल्कुल सही होगा। और ये तो देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन हर बार मिल जाता है, एक क्वेश्चन डाल देते हैं, डोज एक बिल्कुल इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? मतलब जिस चीज़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं ज़्यादातर सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझते हैं अच्छे से।
तो 28 का आप सभी का बिल्कुल सही होना चाहिए आंसर। 28 का जो है हमारा परिवार हो जाएगा। ठीक है, तो परिवार जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए 29 पर आ चुके हैं अब हम। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। मतलब समूह का कार्य दे देना कि भाई आप लोग 4-5 लोग हो, आप लोगों को एक काम करके देना, एक अवलोकन करना है, इस सर्वे को करना है, अपने आसपास देखना है चीज़ों को, कुछ भी दे सकते हैं। तो 29 का क्या होना चाहिए दोस्तों? इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, तो इसका तो वैसे कोई चांस है नहीं। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, गलत बात। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, तो इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। और भाई साहब को पॉजिटिव आंसर चाहिए था तो हमने दे दिया, आप सभी ने बिल्कुल तीसरा ही दे दिया है। चलिए अब आ चुका है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये भी रह गए थे दोस्तों, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, कैलकुलिया, प्रैक्सिया। इनने कहा हमें कम से कम लास्ट में ही डाल दो एक क्वेश्चन। 29 तक तो किसी ने पूछा ही नहीं हमको। तो 30 का आंसर करें सभी लोग। बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा किसका लक्षण दर्शा रहा है। क्या ये डिसलेक्सिया का गुण है दोस्तों? डिस्ग्राफिया, तो देखिए ग्राफिया कब होता है? लिखने में। कैलकुलिया गणित के लिए हो जाएगा। और डिस्प्रैक्सिया जो है गति समन्वय की दिक्कत होती है इसमें, मोटर स्किल जो होते हैं, सेंस। यहाँ पर इंग्लिश में देखें आप, हाँ डिस्प्रैक्सिया ही है यहाँ पर। ठीक है, तो गति समन्वय जो होता है इसमें बच्चे का हाथ अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर। और 30 का जो है हमारा सही फिर क्या होना चाहिए? डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता। बिल्कुल आप सभी ने सही दिया है इसका आंसर। सो अपना करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पठन अक्षमता। तो डिसलेक्सिया दोस्तों आप लोग गलत मत करना कभी, इसका मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं होता बल्कि समझने में भी कठिनाई दर्शाते हैं बच्चे। क्लियर है? तो हमारा 30 का दोस्तों पहला हो चुका है। अब बताएं कि आप ऐसे 30 क्वेश्चन जो हमने दोस्तों एक ही क्लास में किए हैं और आपने आंसर किए हैं, क्या इस तरह की और आप वीडियो चाहते हैं और क्लासेस चाहते हैं? तो हम और ईवीएस की क्लासेस, सीडीपी के जितने पेपर हैं उनको भी प्रोवाइड कराएंगे। और सभी लोग बताइए भाई कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं अब? 30 क्वेश्चन अगर आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो 30 में से आज आपके सीडीपी के पेपर में कितने सही हुए हैं? तो इससे आज आपको पता लग गया होगा कि अभी आप कितने पानी में हैं। यानी अभी जो आपका 2020 वाला सीटेट होने वाला है, अगर वो आपका आज पेपर होता तो उसमें सीडीपी में आपके कितने नंबर आते। तो अभी आपको पता चल जाएगा। अगर आपके 25 से भी कम नंबर आ रहे हैं तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपके 25 से ज़्यादा आ रहे हैं तो बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, तो 30 का जो है हमारा सही हो गया था दोस्तों पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगे हों, एक्सप्लेनेशन का वे अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि एजुबाइंस से हमें और ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। इतने ज़्यादा भी नहीं कि लाखों में जुड़ें, वो अलग चीज़ है। बाद में जब हमारा कंटेंट अच्छा होगा तो जुड़ेंगे सभी, लेकिन अभी हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि 2-3 हज़ार लोग ऐसे मिले हमारे साथ, जो सभी ऐसे दोस्त आपको मिले, ऐसे कलीग आपको मिले जो सभी एग्ज़ाम क्रैक करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे किसी को भी नहीं जोड़ना है। जो आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके आसपास रहते हैं, उनको ज़रूर बताएं कि एजुबाइन से आप जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, अगली क्लास में।